हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम आपके साथ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट उसके ऊपर। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और एक धमाकेदार सेशन हम आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 2022। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ओके, मैं 15 सेकेंड्स के लिए वेट करूंगा, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर कर दीजिए, सबको ले आइए जल्दी से जल्दी। आई होप सब अच्छे होंगे। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। डू जॉइन फास्ट एवरीवन। ओके, सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हेलो रूसी, जुड़ते जाइए जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून रूसी। सब जुड़ते जाइए जल्दी जल्दी, सब जुड़ते जाइए। सबके साथ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको बेनिफिशियल हो सके हमारी इस सेशन से। और देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप से हम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा या फिर करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से इजीली आप आराम से स्कोर कर सकते हो अराउंड 8 to 9 मार्क्स। ओके, तो इसी के लिए सबके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। सत्यजीत भी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सत्यजीत, कैसे हैं आप? ओके, चलिए सब जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे, हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके साथ। आज हम आपका एक टॉपिक रह गया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। ओके, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कौन होते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कौन से टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। जैसे हो गया एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योरशिप हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे पुल फैक्टर्स। ओके, क्या क्या पुल फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। फिर देखेंगे पुश फैक्टर एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसके टाइप में हम देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। ओके, वुमेन में सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर टाइप देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, रूरल एंटरप्रेन्योर, जो गांव में जो काम करते हैं जो वुमेन, वो कैसे अपना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, वुमेन एंटरप्रेन्योर भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्लेटफॉर्म क्या क्या मिलता है, जैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। ये सब भी एग्जाम यहाँ से लास्ट ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस गिराते, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कौन सा गवर्नमेंट स्कीम्स आया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, स्कीम सबको याद रखना पड़ेगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, हेलो हर्षद। सो धीरे धीरे सब जुड़ते रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है। ओके, वुमेन पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर आपका एंटरप्राइजेस है, वहां पे आपका इक्विटी में अगर एक वुमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आप एक वुमेन को आप वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो, तब वो कहलाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, डिफाइन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर एक एंटरप्राइजेस में एक वुमेन, अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर अगर 51% से अधिक रख रहे हैं कैपिटल, तो वो क्या कहलाएंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएंगे। या फिर एटलीस्ट 51% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड टू एंटरप्राइजेस टू वुमेन। या फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं मोर देन 51%, आइदर 51% और मोर देन 51%, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड एज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
ओके, तो आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा कि 51%, अगर आपका 51% है या फिर अबव 51% एंड अबव है तो वो क्या कहलाएंगे, वो वुमन एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। ओके, 51% अबव किसमें, अगर आपका स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपका स्टेक इक्विटी, अगर इक्विटी में अगर आपका वुमन है होल्ड मोर देन 51%, अगर इक्विटी आपका स्टेक होल्ड करते हैं वुमन, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड एज वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आई होप वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का एक छोटा सा डेफिनेशन, एक छोटा सा बेसिक आइडिया आपको पता चल गया होगा कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे बोलते हैं और वो कब कहलाएंगे, कैसे आएंगे वुमन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम धीरे धीरे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन होते हैं, कि कौन से टाइप को हम वुमेन एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। जैसे आ जाता है एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर। ओके, एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स क्या है, एफ्लुएंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर दोस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु हेल्स फ्रॉम रिच बिजनेस फैमिलीज। तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा नीता अंबानी का, अंबानी फैमिली से। ओके, तो ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो वुमेन आते हैं जो जिनका पहले से बिजनेस है और वो बिजनेस बहुत ही अच्छा है और पॉपुलर भी बिजनेस है और वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, बिलोंग टू रिच फैमिली। ओके, रिच फैमिली से वो बिलोंग करेंगे और वही बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करेंगे कि देखेंगे कि कैसे बिजनेस को आगे लिया जाएगा, कैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे क्या कहलाएंगे, वो कहलाए जाएंगे एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योरशिप। वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाता है, कीवर्ड यहाँ पे ये आ जाता है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, दे आर दी डॉटर, देखिए यहाँ पे डॉटर्स लिखा है, आइदर दे विल बी डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉस, वाइफ्स ऑफ एफ्लुएंट पीपल इन द सोसाइटी। जो बहुत पॉपुलर है, जो रिच पीपल है, तो उनके वाइफ्स होंगे या फिर डॉटर्स होंगे, कोई भी रिलेटिव्स होंगे, अगर वो वहां से स्टार्ट करके बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, द मैनी ऑफ देम ऑफ एंगेज इन ब्यूटी पार्लर। तो ये कौन से टाइप के बिजनेस करेंगे, आइदर दे विल गो इनटू द ब्यूटी पार्लर, इंटीरियर डेकोरेशंस, बुक पब्लिशिंग, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लाइक। ओके, तो ये सब टाइप्स के वो बिजनेस कर सकते हैं। या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे रिलायंस का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का हेड कौन है, नीता अंबानी है। तो ये एग्जांपल्स हम याद रख सकते हैं कि एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं। एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योरशिप आर दोस हु बिलोंग्स फ्रॉम द रिच फैमिली एंड दे आर डूइंग द बिजनेस। ओके, आई होप एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्या है समझ आ गया होगा। ओके, हेलो प्रतीक, हेलो प्रतीक्षा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या आता है, नाम से ही देखा जा रहा है कि टेक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज ए चैलेंज टू डू समथिंग न्यू एंड टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो यहां पे एक वुमन क्या करता है, मतलब क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो कैसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने और कैसे वो एक चैलेंज की तरह देखते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं कि हम कुछ सोसाइटी में कुछ कर सके, कुछ हम भी कम नहीं है, मेन से हम भी कुछ कम नहीं है। वुमेन वो सोच के अपना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दे टेक द एंटरप्रेन्योरशिप एज ए बिजनेस, एज ए चैलेंज एंड टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ओके, दैट्स कॉल्ड द पुल फैक्टर। They belong to educated women who generally take up small and medium industry where risk is low. They basically do the business, SMEs business, small medium enterprises, they do the business. और जहां पे रिस्क बहुत कम होता है तो उसी टाइप का वो बिजनेस करते हैं। कौन, पुल फैक्टर ये में। तो यहाँ पे कीवर्ड ये है कि आपको देखना पड़ता है कि वो चैलेंज, एज ए चैलेंज, जो भी बिजनेस करते हैं एज ए चैलेंज देखते हैं और वो खुद इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो पुल फैक्टर में कीवर्ड क्या हो जाता है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसी के लिए वो बिजनेस करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको हम पुल फैक्टर बोलते हैं। ओके, अंडर दिस कैटेगरी वुमेन यूजुअली स्टार्ट सर्विस सेंटर्स, फूड कैटरिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये सब डिफरेंट एग्जांपल है। आइदर दे सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, फूड कैटरिंग सर्विस में जा सकते हैं, ओके, उसके साथ ग्रोसरी शॉप्स ये सब वो खोल सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये हो गया पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में कीवर्ड क्या है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसी के लिए वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पुश फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है, हु एक्सेप्ट एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। मतलब वो कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं अपने फैमिलीज में। ओके, तो वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को हटाने के लिए वो बिजनेस में एंटर करते हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं। तो हम उनको बोलते हैं पुश।
नाम से पता चल रहा है वो पुश हो रहे हैं बिजनेस में, वो खुद को पुश कर रहे हैं। पुश क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे नीड समथिंग फिनेंशियल एक्टिविटीज so that they can support their families. So that's why they are called as push factors. The family situation forces them either to develop the existing family business or to start new ventures to improve the economic condition of the family. ओके तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? तो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फैमिली को वो इंप्रूव करने के लिए वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं। ओके या फिर आइदर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस उनका जो होगा उसमें वो स्टार्ट करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे, या फिर टोटली एक न्यू वेंचर्स में एंटर करेंगे, या फिर न्यू एंटरप्राइजेस न्यू बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ओके तो हैव पुश फैक्टर क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो पुश फैक्टर में कीवर्ड क्या है? यहां पे कीवर्ड आपका हो जाता है ओवरकम फिनेंशियल। आपको यहां पे फिनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम करना है ऑफ योर फैमिलीज, तो उसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर, उसको बोलते हैं। तो पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर। ओके प्रतीक पुल फैक्टर समझ गए, तो पुश फैक्टर भी आपको समझ आ गया होगा। ओके तो नेक्स्ट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। नाम से ही पता चल रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके द पुअर एंड वेरी पुअर वुमेन मोस्टली इन टाउन समटाइम्स इन विलेज रिलाई हेवीली ऑन देयर ओन एफर्ट फॉर सस्टेंस। सस्टेंस मतलब फॉर द लाइवलीहुड। ओके तो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर वो ऐसे टाइप के हैं कि को खुद अपने आप बिजनेस में घुसने का कोशिश ट्राई करते घुसते हैं, जिससे वो खुद का अपना ध्यान रख पाएंगे, तो उनको बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। तो ये बेसिकली विलेज टाउन एरिया में आपको ये दिखने को मिलेगा। दे स्टार्ट टाइनी एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लाइक ब्रूम मेकिंग। यहाँ पे वो क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं? झाड़ू बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कैंडल बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग टी एंड कॉफी टू द ऑफिस, टेलरिंग फॉर्म्स etc, ये सब इसका एग्जांपल है। किसका आ जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स का ये सब एग्जांपल आ जाता है। वो खुद अपना लाइवलीहुड के लिए अपने आप को कैसे जिंदा रखेंगे उसी के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वो छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे हो जाता है झाड़ू बनाने का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ओके उसके साथ कैंडल बनाने का बिजनेस करते हैं, या फिर कॉफी कोई छोटा सा स्टॉल खोल देते हैं, कॉफी स्टॉल खोल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन। ओके तो यहां पे बेसिकली फॉर द लाइवलीहुड वो बिजनेस करते हैं। तो यहां पे कीवर्ड क्या हो जाता है? फॉर द लाइवलीहुड। ओके खुद को जिंदा रखने के लिए वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, तो वो हो जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। तो नेक्स्ट देखते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर। रूरल एंटरप्रेन्योर नाम से ही पता चल रहा है, ये मतलब गांव में बेसिकली ये एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने को मिलेगा। तो वुमेन इन रूरल एरियाज विलेजेस स्टार्ट एंटरप्राइजेस व्हिच नीड लीस्ट ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स एंड लेस रिस्क। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स इतना नीडेड नहीं होता है, और यहाँ भी जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे वहां पे रिस्क कम होगा। जैसे आप कुछ बना रहे हो, जैसे आप अचार बनाने का बिजनेस कर रहे हो, पापड़ बनाने का बिजनेस कर रहे हो, कोई भी विलेज एरिया में जो भी बिजनेस हो जाता है उसको हम बोल देते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके तो उससे क्या होता है? उससे वो अपना लाइवलीहुड भी देख सकते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी आपको कम नीडेड होता है, और यहाँ पे जो भी बिजनेस करते हैं आप वो लेस रिस्की होता है। ओके यहाँ पे क्या होता है? लेस रिस्की। ओके लेस रिस्की एंड लेस ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। आपको इतना ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आपको यहाँ पे नीडेड नहीं होता है, लेस ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स नीडेड। ओके आई होप ये वाला समझ आ गया होगा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, ओके गांव में डेयरी प्रोडक्ट चल रहा है, पिकल्स, ओके फ्रूट जूस बना रहे हैं, पापड्स, जागर मेकिंग एसेट्रा आर कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो गांव एरिया में जो भी जितना भी आप बिजनेस देखते हो वो सब आ जाता है आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके आई होप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अब देखते हैं, अब हमने देख लिया कि क्या क्या टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और उनको हम क्या क्या नाम से बताते हैं। ओके तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, और एक बार आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा देता हूं। गिव मी 1 मिनट। तो जितना भी हमने अभी पढ़ा है फैक्टर्स, उसका मैं क्या करता हूं, एक फर्स्ट ट्रैक रिवीजन दे देता हूं। देखिए जैसे एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो भी वुमेन आते हैं वो रिच फैमिली से आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नीता अंबानी का, बिकॉज नीता अंबानी वो रिलायंस में ही है, तो वो रिलायंस का कुछ सेपरेट पोर्टफोलियो वो संभालते हैं, तो वो आ जाता है एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे कीवर्ड है दे बिलोंग्स टू द रिच फैमिली।
ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर में हमने क्यों पढ़ा, यहाँ पे जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो अपने आप को चैलेंज लेते हैं और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाता है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाता है वो रेस्टोरेंट्स खोल देते हैं, ग्रोसरी शॉप्स खोल देते हैं। ओके, तो ये हो जाता है पुल फैक्टर का एग्जाम, पुल फैक्टर का डेफिनेशन। तो पुश फैक्टर में क्या आ जाता है, यहाँ पे कुछ आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है आपको फैमिलीज में, तो आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को सॉल्व आउट करने के लिए एक वुमन को एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में उतरना पड़ता है। तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो कहलाते हैं पुश फैक्टर, टू ओवरकम द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ये हो जाता है इसका कीवर्ड। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली फॉर द लाइवलीहुड पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, टी स्टॉल खोल लेते हैं। ओके, बेसिकली गांव एरियाज में मिलते हैं या फिर छोटे या फिर अर्बन एरियाज में भी मिलते हैं। ये खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपने आप ही सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। जैसे आप देखते हैं टी स्टॉल्स खोल देते हैं, टी कॉफी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रूम मेकिंग, वैक्स कैंडल्स, ये सब हो गया इसका एग्जांपल। फिर हमने क्या देखा था लास्ट में, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या कीवर्ड देखा था, यहाँ पे लेस रिस्की है, ये बिजनेस में बहुत रिस्क कम रहता है, और यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी कम नीड होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको देखा था पापड़ बनाने का बिजनेस, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, पिकल्स, ये सब इसका हो गया रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल। ओके, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो। देखिए, फर्स्ट आ जाता है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड रॉ मटेरियल्स। ओके, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। मोबिलिटी प्रॉब्लम्स, आप कहीं घूम नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे, दूर दूर डिस्टेंस जा नहीं पाओगे, तो वो हो जाता है मोबिलिटी प्रॉब्लम्स। इनएडुकेट मार्केटिंग फैसिलिटीज भी आप फेस करते हो, कीन कॉम्पिटिशंस रहता है। ओके, फिर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस ड्यू टू द लैक ऑफ सपोर्ट, आप टेक्निकली भी इतना स्टेबल नहीं हो पाते हो। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लगता है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको फैमिलीज को भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना पड़ता है। उसके साथ साथ बिजनेस के साथ साथ उसको फैमिलीज के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। सोशल एटीट्यूड्स, सोसाइटी भी बहुत कुछ बोलते हैं। ओके, फिर वुमेन हैव टू डिपेंडेंट ऑन मैन फॉर डूइंग वर्क विच रिक्वायर्स मस्कुलर स्ट्रेंथ। ओके, तो उनको मैन के ऊपर भी डिपेंडेंट करना पड़ता है जब उनको कोई मस्कुलर स्ट्रेंथ का काम करना पड़ता है। ओके, तो दिस आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इंपैक्टिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो क्या क्या फैक्टर है जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, वो ऑप्शन से आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये वाला एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ये इस बार का एग्जाम में कि कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। ओके, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है। देखिए, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है कोई एग्जाम में। इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, मैं यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। जैसे फर्स्ट आ जाता है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। आप इसको याद रख सकते हैं IGK के निमोनिक से, IGK। ओके, इच्छा शक्ति में क्या आ जाता है, नाम से पता चल रहा है इच्छा, मतलब खुद के अंदर इच्छा क्या आ रहा है, मेरे को मोटिवेशन आ रहा है कि मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करूं, तो वो आ जाता है आपका मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेटिंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइजिंग। एक आपको अंदर एक मोटिवेशन आया कि मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ये बिजनेस में मेरे को जाना है, तो ये वो हो जाता है आपका इच्छा शक्ति। ओके, जॉन पूछ रहे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सर। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपको ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म में पूछ सकते हैं कि क्या क्या एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या क्या प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आपको वहां ऑप्शन दिया जाएगा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, या फिर उसके साथ भी और डिफरेंट ऑप्शंस दिया होगा। तो आपको वो वहां पे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको आप प्रोवाइड करते हो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। ओके, तो इच्छा शक्ति में क्या, इच्छा मतलब खुद के अंदर से आपको एक मोटिवेशन आना चाहिए कि मेरे को ये एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या हो जाता है आपका इच्छा शक्ति हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब आपके पास नॉलेज। ओके, प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इकोसिस्टम सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप टू हेल्प द फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आप उसको वुमेन एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करोगे, फिर मोटिवेट करने के बाद
फिर आप उनको नॉलेज प्रोवाइड करोगे कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कौन सा बिजनेस में आप करोगे, वहां पे टोटली एनालिसिस करवाओगे, उनको बताओगे, ओके, उनको नॉलेज प्रोवाइड करोगे रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, रिगार्डिंग द बिजनेस। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ज्ञान शक्ति। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं हम, कर्म शक्ति। कर्म शक्ति मतलब हैंड ऑन सपोर्ट। यहां पे आप हैंड ऑन सपोर्ट प्रोवाइड करोगे टू द एंटरप्रेन्योरशिप इन सेटिंग अप एंड स्केलिंग ऑफ बिजनेस। तो आप यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताओगे, प्रैक्टिकल मॉडल्स बताओगे, डेमोज दोगे और उनको बताओगे कि वो कैसे अपना बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे और कैसे अपना न्यू ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, आई होप ये प्लेटफॉर्म आपको समझ आ गया होगा। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, IGK के निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो एग्जाम में आपको सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा कि इच्छा शक्ति पहले आता है, पहले हम उनको मोटिवेट करेंगे, फिर ज्ञान शक्ति में क्या करेंगे, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग द बिजनेस, फिर कर्म शक्ति में हम उनको डेमो देंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताएंगे। ओके, तो वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, तो उनसे वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको आ जाएगा। तो IGK के निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा स्कीम्स निकाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको नाम लिख दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको गूगल आउट भी कर सकते हो। ओके, जैसे हो गया अन्नपूर्णा स्कीम्स। तो बेसिकली दे विल आस्क द व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स इन द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड। वो इसका डिटेल में वो नहीं पूछते हैं। ओके ओके, तो अन्नपूर्णा स्कीम हो जाता है, तो स्त्री शक्ति पैकेज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन हो जाता है, देना शक्ति स्कीम, ये सब स्कीम है। उद्योगिनी स्कीम, सैंड कल्याणी स्कीम, महिला उद्यम निधि स्कीम, मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन, ओरिएंटल महिला विकास योजना, या फिर भारतीय महिला बैंक। ओके, दिस आर द डिफरेंट स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, उनका नाम ही आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा स्कीम्स लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, तो लेट्स डू सम MCQs बेस्ड ऑन दिट। ओके, आई होप यहां तक आपको जितना भी मैंने कंटेंट पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा, क्या क्या कंटेंट हमने आज डिस्कशन यहां पे किया। ओके, चलिए MCQs करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद रेस्पेक्ट टू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग कर रहा है, मतलब वो उसका अगेंस्ट में बोल रहा है। किसके अगेंस्ट में, एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर का अगेंस्ट में बोल रहा है। देखिए, एन एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर। क्या एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज करता है, हमेशा रिस्क लेता है एक बिजनेस में। क्या एक एंटरप्रेन्योर ऑपरेट प्रोडक्शन फंक्शन, क्या एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन फंक्शन में भी ऑपरेट करता है। क्या एन एंटरप्रेन्योर हैव एन आई फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ओके, क्या एक एंटरप्रेन्योर हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहता है, या फिर एन एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ बिजनेस, या फिर एक एंटरप्रेन्योर ही है जो कि मेन बॉस है बिजनेस का। ओके, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन राइट है और 1 ऑप्शन रॉन्ग है, वो रॉन्ग ऑप्शन को आपको निकालना है। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा 1 का आंसर। जल्दी से बताएंगे, सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, सत्यजीत बता रहे हैं 1, मतलब एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर। ओके, हर्षद बता रहे B, एन एंटरप्रेन्योर ऑपरेट प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, सब बताएंगे, जल्दी से जल्दी सब आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर 1 का। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, देखिए, एन एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स प्रोडक्शन फंक्शन ये हो जाता है। बाकी सब देखिए, रिस्क टेकर
एक एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क टेकर होता है, वो हमेशा रिस्क लेता है बिजनेस में। ओके, अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो उसको प्रॉफिट ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा। ओके, तो जितना रिस्क लेगा उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। एन एंटरप्रेन्योर हैव एन आई फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहता है, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकता है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा वो जल्दी से जल्दी उसको एक्सप्लॉइट करेगा मतलब उसके वो बिजनेस के अंदर घुसेगा। ओके, एन एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ बिजनेस। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक बिजनेस का ओनर ही होता है। ओके, तो ये वाला एन एंटरप्रेन्योर ऑपरेट प्रोडक्शन फंक्शंस, एन एंटरप्रेन्योर नेवर ऑपरेट प्रोडक्शन फंक्शंस। प्रोडक्शन फंक्शन कौन ऑपरेट करेगा? जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लोअर लेवल में रहेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट आपके जो भी होंगे वो आपके प्रोडक्शन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, नॉट द एंटरप्रेन्योर। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइड फॉर इट्स एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू व्हाट? न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो क्या देखेगा यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर? क्या देखेगा कि जिसको वो जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करेगा और जल्दी से जल्दी उसको रिएक्ट करेगा, कौन सा सिचुएशन में वो करेगा। ओके, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, 2 का क्या होगा आंसर? अच्छा, रूसी बता रहे हैं बी। ओके, अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। लास्ट में हमने पढ़ा था बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ढूंढेगा कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई फॉर इट्स एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा ना उसको क्विकली और इफेक्टिवली आपको उसके ऊपर अंदर टारगेट करना पड़ेगा, उसके अंदर एंगेज होना पड़ेगा, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे पहले घुस जाएंगे उसको मार्केट में। तो आपको एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना होगा। ओके, आई होप ये वाला एमसीक्यूज आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे हुआ, यहाँ पे रिएक्ट क्विकली, तो ये हो जाता है कीवर्ड। आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में आप कीवर्ड ढूंढिए। ओके, कीवर्ड अगर आपको मिल जाता है तो आपका इजीली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीक्स अबाउट एन आइडियल एंटरप्रेन्योर कल्चरल। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कल्चर को कौन बताता है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो एंटरप्रेन्योर कल्चर है उसको डिफाइन करता है? डिस्करेजमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर, इंटॉलरेंस टू फेल्यूर, इजीली अवेलेबल एंड एसेसेबल रिसोर्सेस, या फिर डिस्करेजमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इजीली अवेलेबल एंड एसेसेबल रिसोर्सेस। ओके, देखिए बाकी सब देखिए नेगेटिव बता रहे हैं। डिस्करेजमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये तो डिस्करेज तो कभी आप ट्रायल एंड एरर में तो कभी आप डिस्करेजमेंट नहीं करोगे, बल्कि आप एक एंटरप्रेन्योर को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करोगे कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हो, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। इनटॉलरेंस टू फेल्यूर, अगर आप फेल्यूर होगे, फेल करोगे तभी तो आप सक्सेस पा पाओगे, तो इनटॉलरेंस टू फेल्यूर क्या है? ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो इनटॉलरेंस टू फेल्यूर नहीं होगा। डिस्करेजमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये भी डिस्करेजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? एनकरेजमेंट टू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो यहाँ पे आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस को स्टडी करोगे, देन यू विल गो फॉर इट। और इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल रिसोर्सेज विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल एंटरप्रेन्योर कल्चरल। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर एंटरप्रेन्योर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेंचर्स। तो कौन सा प्रॉब्लम फेस करता है एक एंटरप्रेन्योर जब वो बिजनेस को इनिशियली स्टेज में स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में वो है, तो कौन सा प्रॉब्लम वो फेस करता है एक एंटरप्रेन्योर? लैक ऑफ रिसोर्सेज,
लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एजुकेशन या फिर लैक ऑफ टाइम। इनिशियल स्टेज में एक एंटरप्रेन्योर कौन सा प्रॉब्लम फेस करता है अपना बिजनेस में? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी, सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, साक्षी बता रहे हैं 4 का डी होगा आंसर। ओके, देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रतीक्षा बता रहे हैं 4 का सी। ओके ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो कभी भी मतलब इनिशियल स्टेज में वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो धीरे धीरे जब अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे वो उसका अपना ग्रोथ होते जाएगा, उसके साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी होते जाएगा वो बिजनेस रिलेटेड में। तो पहले से कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है इनिशियल स्टेज में। ओके, तो वो क्या हो जाता है, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस विल बी द करेक्ट आंसर। तो वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नॉट आपको देखना है, नॉट इज द ऑलवेज इंपोर्टेंट। ओके, नॉट आपको देखना पड़ता है। नॉट वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। ओके, मार्केट, रॉ मटेरियल, सोशल मोबिलिटी या फिर लेबर। लेबर कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर इंपैक्ट नहीं डालता है फॉर एन एंटरप्रेन्योर ग्रोथ? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक आपको एक इकोनॉमिक फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जो इंपैक्ट नहीं डालता है एंटरप्रेन्योर को। ओके, 5 का बी बता रहे हैं रूसी। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सोशल मोबिलिटी। ये फैक्टर इंपैक्ट नहीं डालता। देखिए, मार्केट तो डालेगा, आप कौन सा मार्केट में बिजनेस करना चाह रहे हो, कौन सा उसका मार्केट का ग्रोथ कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वो तो ऑब्वियसली इंपैक्ट डालेगा। ओके, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसका रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे? तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेबर, अगर आप कुछ भी बनाने जा रहे हो, कार बनाने जा रहे हो, बट आपके पास वेल एम्प्लॉयड लेबर नहीं है, कॉम्पिटेंट लेबर नहीं है, तो क्या आप बना पाओगे? कार नहीं बना पाओगे। बट सोशल में मोबिलिटी यहाँ पे कोई इंपैक्ट डालेगा? नहीं डालेगा। ओके, सो नॉट वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर ग्रोथ, बट मार्केट, रॉ मटेरियल और लेबर ये सब आपका एंटरप्रेन्योर ग्रोथ में इंपैक्ट डालते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर सेंस ए रिस्क ऑफ हिज प्रोडक्ट बिकमिंग ऑब्सोलेट इन द डे टू कम, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज? नेचुरल, इनकॉम्पिटेंसी, ह्यूमन या फिर इकोनॉमिक रिस्क? ओके, साक्षी आपका आंसर सही आया। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक। देखिए, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर सेंस ए रिस्क ऑफ हिज प्रोडक्ट बिकमिंग ऑब्सोलेट इन द डेज टू कम, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क? मतलब वो एनालिसिस, एक एंटरप्रेन्योर एनालिसिस कर पा रहा है कि इन द फ्यूचर माय प्रोडक्ट विल बी, माय प्रोडक्ट्स वैल्यू विल गोइंग टू बी डाउन। तो वो पहले से ही एनालिसिस कर दे रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। देखिए, हम इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ भी हमको देखना पड़ता है कि आगे हमारा इकोनॉमी कैसा रहेगा। ओके, हम इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं कि रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमको वो भी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हमको स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिस्क हमेशा, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने रिस्क को एनालिसिस करता है थ्रू इकोनॉमिक कंडीशन, और नेचुरली तो वो कर नहीं पाएगा। ओके, इनकॉम्पिटेंसी ये कुछ है नहीं, ह्यूमन फैक्टर से वो कैसे एनालिसिस करेगा? इकोनॉमिक फैक्टर इज द ओनली टर्म इन विच द एंटरप्रेन्योर कैन रिस्क द दैट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ऑब्सोलेट इन द फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये छोटा सा केस स्टडी टाइप का है। प्रिया एक नाम की लड़की है, वांट्स टू स्टार्ट ए ट्रेडिंग बिजनेस। वो अपना ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है फॉर इंपोर्टिंग सम कॉस्मेटिक्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। ओके, व्हाट इज द बेस्ट थिंग प्रिया शुड डू बिफोर स्टार्टिंग? वो प्रिया है जो कि कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है। ओके, तो वो इंपोर्ट करना चाहती है सम कॉस्मेटिक्स, ओके, एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। बट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रिया को क्या करना चाहिए? गेटिंग ए लोन राइट अवे,
जाइए बैंक से लोन ले लेना चाहिए जल्दी से, या फिर स्पीकिंग विथ अदर्स हु आर इन द इम्पोर्ट बिजनेस, या फिर इनकॉर्पोरेट इमीडिएटली, जल्दी से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, या फिर फाइंडिंग ए बिजनेस टू बाय एज सुन एज पॉसिबल, या फिर जल्दी से कोई भी बिजनेस खरीद लो। ओके, तो 7 का बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। जिसका बताना 7 का है, मतलब लोन जल्दी से जाओ लोन ले लो। ओके, तो ये बता रहे हैं बी, स्पीकिंग विद अदर्स हु आर इन द इम्पोर्ट बिजनेस। ठीक है, ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पीकिंग विथ अदर्स हु आर इन द इम्पोर्ट बिजनेस। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है, गेटिंग ए लोन राइट अवे। आप अपना क्या बिजनेस करोगे, आप बिजनेस एनालिसिस नहीं किए हो, आप किसको मार्केट को टारगेट करोगे, आपका रॉ मटेरियल कैसा होगा, लेबर कैसा होगा, कुछ एनालिसिस नहीं किए हो, डायरेक्ट जाओगे लोन ले लोगे, तो लोन तो आपको ऐसे लोन नहीं ले सकते हो, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इनकॉर्पोरेट इमीडिएटली मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फाइंडिंग अ बिजनेस टू बाय एज सुन एज पॉसिबल, तो आप कोई बिजनेस खरीदना भी चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। तो आप यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या कर सकता है, क्या कर सकती है प्रिया, कि वो दूसरे किसी से बात करेगी जो कि पहले से इंपोर्ट बिजनेस में है, उससे वो आइडिया जनरेट कर सकती है कि कैसे बिजनेस करना है, कॉस्मेटिक बिजनेस का ग्रोथ कैसा होता है, और किस तरह वो मार्केट में घुस सकती है और ग्रोथ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ओके, तो आई होप ऑप्शन नंबर बी कैसा हुआ आंसर आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Entrepreneurs selling the products produced by them are said to be engaged in which of the following activities? Okay, manufacturing, trading, service and selling। एक एंटरप्रेन्योर है, ओके वो सेलिंग द प्रोड्यूस यहाँ पे कीवर्ड है प्रोड्यूस्ड। ओके, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है और सेल कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, सर्विस एक्टिविटीज या फिर सेलिंग एक्टिविटीज। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा आंसर। तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, कौन सा टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब मैंने आपको टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर बताया था, उसमें मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग टाइप एंटरप्रेन्योर बताया था कि मैन्युफैक्चर एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो खुद बनाता है और खुद सेल करता है। और एक हमने भी पढ़ा था कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर पढ़ा था। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर में मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था, होलसेलर एंड रिटेलर का एग्जाम्पल बताया था, जो कि मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर्स के अंदर बीच में आते हैं, जो कि लिंक प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज दे आर डूइंग। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, बिकॉज द एंटरप्रेन्योर सेलिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम, दिस इज द कीवर्ड। they are themselves producing the product and they are selling themselves by themselves, so they are called as manufacturing entrepreneur। okay, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट आपको फाइंड आउट करना है, नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, परसिस्टेंट, बीइंग इनफ्लेक्सिबल, एनकरेजिंग टीम वर्क। ओके, 3 यहाँ पे पॉजिटिव दिया है और एक स्टेटमेंट ऐसा है जो नेगेटिव दिया है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। 9 का क्या होगा आंसर, तो जल्दी से सब बताइए 9 का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बीइंग इनफ्लेक्सिबल। तब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल लीडरशिप। हमने कुछ ट्रेड स्किल्स पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि क्या क्या एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, मतलब वो एनवायरमेंट को स्टडी कर पा रहे हैं। एनवायरमेंट यहाँ पे इन द सेंस है माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या उसके पास रिसोर्सेस है, या फिर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी स्टडी कर सकता है, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, तो एनवायरनमेंट का मतलब वो हो जाता है। ओके, परसिस्टेंट, उसको परसिस्टेंस रहना पड़ता है कि
कि आराम से उसको कॉन्फिडेंस होकर रहना चाहिए कि परसिस्टेंट रहना चाहिए। एनकरेजिंग टीम वर्क, यहाँ पे उसको हमेशा टीम वर्क के लिए मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। ओके, और बीइंग इनफ्लेक्सिबल, ये एक नेगेटिव वर्ड हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बीइंग फ्लेक्सिबल, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो दिस इज द नेगेटिव वन। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे फिर नॉट पूछा है, नॉट वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, यहाँ पे नॉट पूछा है, उसके साथ आपको पूछा है डिसएडवांटेज, मतलब यहाँ पे आपको एडवांटेज ढूंढना पड़ेगा। नीड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, रिस्क अफेयर, बीइंग योर ओन बॉस। ओके, जल्दी बताइए 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा, सब बताइए जल्दी से। ओके, देखते हैं 10 का आंसर हो जाएगा बीइंग योर ओन बॉस। नीड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर, ये तो नहीं होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, ये भी नहीं होगा। रिस्की अफेयर, ये भी नहीं होगा। तो बीइंग योर ओन बॉस विल बी द राइट वन। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 का कैसा हुआ आंसर आपको समझ आ गया होगा। देखिए, दिस इज वन ऑफ द अनाउंसमेंट वीडियो। देखिए, हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आ रहे हैं फॉर डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें आप डेली प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस देयर विल बी देयर एंड यू कैन इजीली गिव द एग्जाम देयर, जो कि यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट के लिए है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बट हमारे आईएफएस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे मोबाइल, आपके मोबाइल में, या फिर आप लैपटॉप में भी www.ifsonline.com में भी जाके यहाँ पे आप फ्रीली एनरोल कर सकते हो, और वहां पे जाके आप फ्रीली कॉन्टेस्ट क्वेश्चन सब आप वहां पे दे सकते हो। ओके, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग्स भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सब। उसके साथ साथ we have also providing you one exclusively online courses for UGC and management that will include both paper 1 and paper 2. okay, उसके साथ साथ there will be 300+ hours live lectures। लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आप आराम से उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। उसके साथ साथ हम आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा। ओके, जैसे आपको पता है कि हमारा क्या होता है, यूनिट 1 से यूनिट 10 होता है। तो आप अगर यूनिट 1 कंप्लीट कर लेते हो तो आराम से आप वहां पे जाके टेस्ट सीरीज में दे सकते हो, पूरा यूनिट वाइज रहेगा। उसके साथ साथ आपको 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी रहेगा, जो कि टोटली बेस्ड ऑन द यूजीसी नेट पैटर्न। और कोई भी अगर आप सेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसी का पैटर्न भी होगा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सेट, एपी सेट, कोई भी सेट दे रहे हो तो वो उसका पैटर्न में भी रहेगा। और उसका ड्यूरेशन रखे हमने सिर्फ 6 मंथ आपके लिए, बिकॉज 6 मंथ इज एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप अच्छे से फोकस करके स्टडी करते हो। और उसके साथ साथ आपको प्राइस रेंज विल बी ओनली 9000 इफ यू विल अवेल द डिस्काउंट ऑफ 20%, और जिससे आपका प्राइस रेंज भी कम हो जाएगा। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और या फिर हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में भी जाके आप एक बार वहां पे अपना जो भी क्वेरी है, जो भी आपको फीडबैक देना है, तो वहां पे आप जाके दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।